अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमज़ा है। मैं आज हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जो किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं हैं, सलमान साहब। ये बेसिकली एक ब्रोकेज फर्म को सारा हैंडल कर रहे हैं, सारा चला रहे हैं। हम इनसे जानेंगे आज कि ब्रोकेज फर्म क्या होती है और किन चीज़ों में इनके स्किल्स हैं, क्या बेहतरीन तरीके से ये अपने काम को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सलमान साहब से। जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला भाई, कैसे आप? ठीक हैं। जैसे आपने शुरू में बताया कि एज एक ब्रोकरेज फर्म को जो है मैं डील कर रहा हूँ। देखिए, ब्रोकरेज फर्म होती क्या है और इसका बेसिकली बनाने का पर्पस क्या है। उससे पहले समझें ये कि ब्रोकर किसको कहते हैं। हर वो मिडल पर्सन जो दो पार्टीज को कनेक्ट करवा रहा है, वो एक क्या होता है? ब्रोकर होता है। जैसे अगर हम मिसाल में देता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, प्लाट किसी का है, सेलर कोई और है, बायर कोई और है, लेकिन उसको मिलाने वाला एक मिड पर्सन होता है, प्रॉपर्टी डीलर जिसको आप कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक ब्रोकर ही होता है। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर ब्रोकरशिप आई हुई है ना, बहुत सारे इदारों के अंदर ब्रोकरशिप आ चुकी हुई है। देखिए, एक चीज मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जितने मेरे बच्चे हैं जो मुझसे ट्रेनिंग करते हैं या जिनको हम ट्रेन करते हैं अपने हाउस के अंदर, वो ये कि डिग्री पेपर ही लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। आप इतने पैसे लगाने के बावजूद भी क्या करते हैं, 4 साल मेहनत की यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद आपके पास एक पेपर आ जाता है डिग्री के फलां बच्चे ने ये डिग्री कर ली है, ठीक है। अब वो डिग्री लेके बेचारा मारा मारा करेगा। इस बात को इस तरह समझें कि एक बच्चा है मैकेनिक, उसने 4 साल लगाए हैं गाड़ियों के काम करने में मैकेनिक के तौर पे, ठीक है। कोई स्टडी नहीं है, अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है। एक वो बच्चा है जिसने 4 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। अब अगर मैं उन दोनों को सामने बिठाता हूँ आपके सामने हमजा भाई, तो मुझे आपने बताना है कि गाड़ी खराब हो गई है, इंजीनियर काम आएगा कि मैकेनिक काम आएगा? ऑब्वियसली मैकेनिक काम आएगा ना। इंजीनियर को प्रैक्टिकल नहीं उसके पास है, लेकिन मैकेनिक कोई डिग्री नहीं है उसके पास, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बट वो एक्सपीरियंस की बेस पे गाड़ी स्टार्ट करेगा। जो उसके अपने प्रोसीजर है वो देखने के बाद बता देगा भाई गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है। बट इंजीनियर जो 4 साल की डिग्री करके है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ जो है स्टडी की है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में भी सेम यही कंडीशन है, जिस वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। इन्फ्लेशन देख लें, 34% इन्फ्लेशन। आपको कैसे लगता है कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? ओवरकम, मैं इस फील्ड की अगर मैं बात करूं, ओवरकम आप किसी ब्रोकर के साथ जुड़ के ना एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के पैसे इतने कमा सकते हो जितना एक बिजनेसमैन कमा रहा है। क्योंकि ये जॉब नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस है। आपके पास अगर इस फील्ड में रहते हुए किसी से जुड़ते हैं इस फील्ड के अंदर, आपके पास एक हब है क्लाइंट होगा, ठीक है। आपने इतने लोग जो हैं कन्वर्ट करवाए हैं क्लाइंट किसी फर्म के साथ, तो डेफिनेटली एज अ ब्रोकर मीडिएटर आप अपना कट तो ले रहे हो, ठीक है। अब सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ भी वो काम कर रहा है, वो चीजें बाय सेल कर रहा है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको आपका कट मिलता रहा। मेरा जो असल एक्सपोजर था वो तो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस की बेस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा आपके पास, असल स्किल ही वही होती है। ठीक हो गया। तो सलमान भाई, मेरा सवाल ये था कि अब ये ट्रेडिंग जो है ये पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आ रहा है। जी जी। तो अब आप इंटरनेशनल कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं, बहुत ज़्यादा इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जी हैं। तो हमें तो अब ऑब्वियसली हमारे यूथ में तो ये नया ट्रेंड आ रहा है, तो हम यूथ को कैसे अवेयर करें और ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो आपने कहा कि ट्रेंड पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त आ रहा है, और ये जो ट्रेडिंग पाकिस्तान में आ रही है 50 साल पहले आ चुकी है दुनिया में, ठीक है, प्रोफेशनली। दुनिया के अंदर बाहर अब्रॉड में अगर चल रहे हैं तो वहां पे अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो टर्म है जब यूज करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे को पता है ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। पाकिस्तान में ये अभी इतनी मकबूलियत इसको इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ज्यादातर आवाम है वो देहात से बिलोंग करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के बड़े शहर कितने हैं, ज्यादा 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं, इससे ज्यादा बड़े शहर नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी एजुकेटेड है। बाकी 90% जो आवाम है हमारी वो देहातों से बिलोंग करती है।
अब फाइनेंशियल मार्केट, आपने पूछा कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट देखें, हर वो जगह, पहले तो मार्केट समझे ना, मार्केट क्या होती है, हर वो प्लेस जहाँ पे बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है और वो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो एक मार्केट होती है। जैसे अगर मैं कपड़ों की शॉप पे जाता हूँ, क्लॉथ मार्केट में जाता हूँ, वहाँ पे दुकानदार कपड़े बेच रहे हैं और अगर कस्टमर में जा रहा हूँ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, अब वो क्लॉथ मार्केट है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड किया जा रहा होता है, लेन देन किया जा रहा होता है। जैसे मैं बात करूँ गोल्ड की, कमोडिटीज की मैं बात करूँ, गोल्ड है, ऑयल है, अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स को बेसिकली ट्रेड किया जा रहा है, पैसों का लेन देन है, बैंक्स इन्वॉल्व है उसमें, तो फाइनेंशियल मार्केट पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब इस फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस एज अ ऑनलाइन ट्रेडिंग हम पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्ली उसको मार्केट करके दिखा देंगे इसमें कितना पोटेंशियल है, तो हमजा भाई नो डाउट ये वर्ड्स आप मेरे मार्क कर लें कि जितनी भी खवातीन इस वक्त मौजूद है घरों के अंदर, जिनको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ये छोटी सी स्किल अगर सीख लेती हैं, ठीक है, तो नो डाउट वो अपना खर्चा जो है एटलीस्ट वो निकाल सकते हैं स्टडी से। आपके पास 50,000 नहीं है ना, उस 50,000 को आपको मैनेज करने का तरीका आ गया, उस 50,000 से आप 1,000 रुपया, 1,200 रुपए पर डे इजीली कमा सकते हैं। कोई बात नहीं इसमें बड़ी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सलमान भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो आपने जिक्र किया फाइनेंशियल एसेट्स का, जी जी, तो आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? देखिए फाइनेंशियल एसेट को पहले समझिए कि एसेट क्या होता है। एसेट हर वो चीज जो मेरे पास मेरी मालियत के अंदर मौजूद है, ठीक है, और मैं उसको बेच के उसके एवज कोई वैल्यू रिसीव कर सकता हूँ, कोई कीमत वसूल कर सकता हूँ, कोई सर्विसेज वसूल कर सकता हूँ, वो मेरा एसेट्स होता है। अब वो एसेट्स जो जिनको बेच के मैं कुछ फाइनेंशियली कोई फाइनेंस यानी पैसे ले सकता हूँ, वो मेरे फाइनेंशियल एसेट होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत सारे ये कंफ्यूजन इस वक्त पाकिस्तान में, मैं उलमा की अगर बात करूँ तो माशाल्लाह मैं उनका क्या कहूँ कि उलमा का भी बड़ा एक अहम किरदार है हमारी यूथ को खड़ा करने में। सर मेरा इसमें पॉइंट ये है कि सलमान भाई आप देखें कि अब हम सारे पढ़े लिखे, तो हमें ना इन चीज़ों में उलझने की बजाय ना मेरे ख्याल से बहुत आगे निकलना चाहिए कि जब आपको पता चल गया, इसमें लोग जहाँ पे जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना वो ये है कि अब वो तो फिजिकली ट्रेड करते हैं अपने चीज़ों के, तो फिजिकली ट्रेड से जब डिजिटली गई है, तो डिजिटली जाने से जो इम्पैक्ट आया ना वो ये आया कि लोग कह रहे हैं कि यार ये तो ऑनलाइन आ गया, ये तो डिजिटल है, तो अब ये हम करेंगे तो हमारे पास फिजिकली तो मौजूद नहीं है, तो ये हलाल कैसे हो गया? जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किए और बड़े अच्छे मौके पर आपने क्वेश्चन किए। सबसे पहले समझे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, उससे पहले ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग, अगर मेरे पास गाड़ी है उसकी मालियत है 10 लाख रुपए लेट्स सपोज, और मैं मार्केट में जाता हूँ उस गाड़ी को 10 लाख के रेट पे मैं बेच देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने ये क्या किया, मैंने फिजिकल जाके उसको ट्रेड किया, ठीक है। अब अगर मुझे यही एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ऑनलाइन, जहाँ से मुझे पता है कि यार ये आज की 10 लाख रुपए की जो गाड़ी है, ये कल इसका रेट जो है वो 12 लाख हो जाएगा, 13 लाख रुपए हो जाएगा कल, तो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और मैं ऑनलाइन क्या करता हूँ उसको परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, अपने नाम पे मैंने वो परचेज कर ली, मेरे पास एक डिलीवर नहीं हुई, कि परचेज कर ली है मैंने। अब क्योंकि वो मेरी मालियत में तो आ गई, तो मैंने परचेज कर ली। अब जैसे ही उसका रेट कल 12 लाख होगा, 13 लाख होगा, जो कल का रेट है नया रेट, उसके ऊपर मैं उसको जब सेल करूंगा, ठीक है, तो जो सारा प्रॉफिट है वो डेफिनेटली मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी मालियत के अंदर आ गई। अब मैं फिजिकली नहीं गया कहीं, मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया, ऑनलाइन ही रेट जैसे बढ़ा मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है, बेच लिया, तो प्रॉफिट मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है वो इस बात की आती है कि वो जो चीज है जो आपने परचेज किया वो डिलीवर नहीं है, वो आपके पास नहीं है, वो फिजिकल मौजूद नहीं है, वो हवा में आप कर रहे हो, तो इस वजह से इसको बहुत सारे उलमा जो है वो नाजायज करार दे देते हैं। देखें उलमा इसके अंदर अभी इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। बैकएंड पे ही देखें, इसको आसान अल्फाज में मैं ये समझाता हूँ, एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी मालियत है 10 लाख रुपए, ठीक हो गया। अब उसका कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, एक सिंगल ओनर नहीं है उसका, मल्टीपल उसके 10 ओनर है,
किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया उसके अंदर, किसी ने 2 लाख इन्वेस्ट किए, किसी ने 5 लाख किया, इस तरह करके 10 ओनर थे। या फर्ज कर लें कि 1 लाख के 5 ओनर थे, ऐसे कर देते इजी हो जाएगा। 1 लाख सॉरी 10 ओनर थे, 10 लाख रुपए हो गए, 10 ओनर 1 लाख रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब अगर रेट 10 लाख से 11 लाख हो जाता है, 10 लाख से 11 लाख रुपए रेट हो गया। अब मुझे बताएं, जो एक पर्सन होगा जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, सारी बात है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई जो हमने परचेज की थी। अब वो जो एक पर्सन है, ठीक है, क्या वो नए रेट पे अपना शेयर बेच नहीं सकता किसी को? उस पे कोई लीगलिटी आती है या कोई ऐसी इस्लाम की कोई ऐसी ममानत आती है कि यार आप इसके शेयर होल्डर हैं, 1 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख में, प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, प्राइस अब 10 लाख 12 लाख हो गई है, अब जो 1 लाख के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है क्या वो मैं ले नहीं सकता? यही चीज जो है ये समझ में नहीं आती। ठीक हो गया। अब जो तीसरी जो इस्लाम की शर्त होती है, पहले तो आपका नफा होना चाहिए, नुकसान की शरह होनी चाहिए, फिर तीसरा एक गवाह होना चाहिए। अब ये सारी जो ट्रांजैक्शन है इसको एक रेगुलर बॉडी जो है वो तो देख रही होती है, जो कि गवाह के तौर पे देख रही है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में SEC भी बहुत बड़ी रेगुलर बॉडी है जो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो है मॉनिटर कर रही है, देख रही होती है। तो गवाह भी आ गए, सारी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सारी पूरी हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज को समझना चाहिए, इस चीज को बजाय कि नेगेटिव लेके जाना चाहिए, इस चीज के फायदा उठाना चाहिए। अच्छा सलमान जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको पीछे बैक एंड पे कौन होल्ड कर रहा है बेसिकली? ये सिस्टम किसने मुतारिफ करवाया और कैसे ये पूरी दुनिया में आया ट्रेंड इसका, और इसको मतलब सिस्टम समझना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या है पीछे असल में। देखिए मतलब भाई इसका जो प्रॉपर सिस्टम जो मैकेनिज्म है ना, वो आप हिस्ट्री पूछना बेसिकली चाह रहे हैं कि इसकी बैकएंड पे हिस्ट्री क्या है। होल्डिंग की बात जो आपने की, होल्डिंग इसमें किसी भी नहीं, ठीक है, होल्डिंग बायर्स और सेलर्स की ही मौजूद है। नहीं, एक होता है ना कि बंदे आप हैं, आपके जेब में एक आइडिया आया, ठीक है, और आइडिया आया, आपने वो चीज क्रिएट कर दी, ठीक है। तो मैं भी चीज पूछना चाह रहा हूँ कि इसको बनाने वाला ये जो सिस्टम है सारा फाइनेंशियल मार्केट का, ये कैसे बंदे के माइंड में? वो बेसिकली ये था, अमेरिकन बेस्ड, ठीक है, एक स्टॉक है डाउ जोन्स, ठीक है, डाउ एक पर्सन था, जॉन ये भी एक पर्सन था, ठीक है, ठीक है। इन दोनों ने मिलके क्या किया, ये 90s से भी पहले 80s की बात हो रही है। 80s का एक्चुअली सन मुझे वो याद नहीं है कि वो सन एक्चुअली क्या था, 1860 या 1870 के मिड में ही है ये, ठीक है। तब ये बेसिकली हुआ ये था कि डाउ और जोन्स इन्होंने दोनों ने मिलके ना अमेरिका की जो 6 बड़ी जो फर्म्स थी, जो कंपनीज थी, उनका इंडेक्स बनाया, ठीक है, ताकि वो इस चीज को मेजर कर सकें थे कि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है, ठीक है। वो 6 कंपनीज जो थी उनका उन्होंने इंडेक्स बना दिया। अब इंडेक्स क्या होता है वो एक अलग चीज है, उसको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वो इंडेक्स क्या होता है, डाउ जोन्स बेसिकली उसका नाम उन्होंने रखा, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अगर आप उसको व्यू जो है उसको मजीद जानना चाह रहे हैं तो उसको गूगल पे आप सर्च करें, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, तो इसको सर्च करेंगे उसको पूरी डिटेल है। तो वो जो इंडेक्स था ना, वो क्या था, वो उस इकोनॉमी को मेजर करने का टूल था, ठीक हो गया। उसमें 6 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स निकला हुआ था। अब वो जो इंडेक्स था वो एक बाजार था अमेरिका के अंदर, एक चौक था जहाँ पे वो खड़े होते थे, ठीक है, और उस इंडेक्स को बेसिकली वो बेचते थे, ठीक है, डाउ जोन्स, उसको ट्रेड करने के लिए। अब फर्ज कर लिया कि डाउ जोन्स की जो वैल्यू थी वो $100 चल रही है, $100 चल रही है, ठीक है। अब बायर्स आए, उन्होंने कहा यार ये जो इंडेक्स है ना ये और ऊपर चले जाएगा, इसकी वैल्यू 100 से 150 हो जाएगी। बायर्स उसको खरीद लिए इंडेक्स को, फिजिकली पेपर होता था उसको वो बेचते थे इंडेक्स को, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि यार ये प्राइस नीचे आ जाएगी तो बायर सेल कर देते थे। तो बायर और सेलर एक जगह पे इकट्ठे होकर उस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स को बेसिकली सेल और परचेज कर रहे थे, ठीक है। जब ये फिजिकली काम कर रहे थे ना, उसको चूंकि एरा ही सारा फिजिकल था, डिजिटल तो कोई नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती गई, ये जो चीज फिजिकली हो रही थी उसको शिफ्ट कर दिया गया ऑनलाइन।